नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अपने 7वें चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा, और इस पर एक वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है जिसमें हमने सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की कौन कौन सी अवधारणा है, इन सारी बातों की चर्चा की। आज थोड़ा सा ये हम लोग को चर्चा करना है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में किन किन चीज़ों को करना चाहिए और किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो पारंपरिक तरीके कहता है कि हिंसा का यथासंभव सीमित प्रयोग करना चाहिए, जहाँ तक हो हिंसा से हमें बचना चाहिए। दूसरा है कि उचित कारणों से ही युद्ध करना चाहिए। अगर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करना पड़े तो उसका उचित कारण होना चाहिए। अब यह पूछा जा सकता है कि भाई उचित कारण क्या है, तो उचित कारण हो सकता है आत्मरक्षा। अगर आप पर कोई हमला कर दिया तो आप अपने बचाव के लिए रक्षा कीजिए। अदरवाइज आप अगर उचित कारण ना हो तो थोड़ी मोड़ी बात पर हमला या युद्ध की तैयारी नहीं करनी चाहिए। फिर संघर्ष विमुख सेना पर हमला नहीं करना चाहिए। अगर कोई सेना है किसी देश की जो लड़ाई करने के इच्छुक नहीं है तो आप उस पर जाकर के उसे कमज़ोर समझ के उस पर हमला ना कर दें। फिर है निहत्थे और आत्मसमर्पण करने वाली सेना पर हमला नहीं करना चाहिए। अब कोई सेना के पास हथियार ख़त्म हो गया है, वो सरेंडर करना चाहती है, तो सरेंडर करने वाली सेना पर कभी भी हमला नहीं करना चाहिए। फिर कहता है कि उतना ही बल प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक है। अब कोई सेना को अगर मान लीजिए कि 10,000 सैनिक की ज़रूरत है, अगर 10 मिसाइल की ज़रूरत है तो वहाँ 20 मिसाइल नहीं दाग देना चाहिए। अगर एक ही बम छोड़ देने से अगर अगला सेना जो है पराजय स्वीकार कर ले रही है तो ऐसा नहीं कि वो हार स्वीकार कर लिया फिर भी आप उस पर बम बरसाते जाएं, जैसा कि अमेरिका ने किया था। जापान पर एक बम मारा, फिर 3 दिन के बाद दूसरा बम भी गिरा दिया। तो उतना ही बल प्रयोग करें जितना आवश्यक है। और युद्ध जो है, बल प्रयोग जिसको युद्ध कहते हैं, वो अंतिम विकल्प होना चाहिए। अगर कोई दो देशों के बीच में कोई मतभेद है तो संधि, समझौता, वार्ता ये सब करना चाहिए। जब सारे उपाय निष्फल हो जाएं, सारे उपाय फेलियर हो जाएं, तभी युद्ध का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें यह भी कहा जाता है कि दो देशों के बीच जिसमें तनाव है उसमें विश्वास बहाली का निरंतर प्रयास करना चाहिए। उसमें सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम होना चाहिए। एक दूसरे देश के खिलाड़ी, अभिनेता वगैरह आते जाते रहना चाहिए ताकि विश्वास बहाली हो। और विश्वास बहाली के लिए सबसे अच्छा उपाय है निरस्त्रीकरण। तो निरस्त्रीकरण है हमारा अगला टॉपिक। पारंपरिक तरीका का जो सबसे कारगर तरीका है वो है निरस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब कि आप अपने अस्त्र शस्त्र को कम कीजिए, विशेष करके विशेष प्रकार के हथियारों से परहेज कीजिए। आज तलवार भाले या सिंपल बंदूक और राइफल का युग नहीं है। आज केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, हाइड्रोजन बम हैं और एटम बम हैं। ये सारे बम काफ़ी संख्या में मानवता को काफ़ी मात्रा में जन धन की हानि पहुंचा सकता है। तो सभी देश इस प्रयास में हैं कि इस प्रकार के विशेष प्रकार के हथियार कोई देश इकट्ठा ना करें जिससे कभी हमले होने पर काफ़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुँचे। तो हम लोग चलिए शॉर्ट में देखते हैं कि अभी तक दुनिया में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो पहला प्रयास हम लोग देख रहे हैं 1972 ईस्वी में। 1972 में BWC नाम का एक समझौता हुआ जिसका फुल फॉर्म हुआ बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, अर्थात जैविक हथियार संधि। इसमें 155 देश संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। फिर 1992 में हुआ CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसमें 189 देश साइन कर चुके हैं। फिर है 1972 में ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 1972 में हुआ। इसमें यह है कि किसी जो है इस मिसाइल का आप बहुत ज़्यादा तैनाती या बहुत ज़्यादा उत्पादन आप नहीं कर सकते हैं अगर आप इस पर सिग्नेचर करते हैं तो ABM है 1972 में। इसी प्रकार SALT है, SALT II स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, START स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, और सबसे फेमस है NPT और CTBT। तो NPT का फुल फॉर्म हुआ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1968 में ये संधि शुरू हुआ। तो इसमें बहुत सारे देश जो हैं हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है NPT पर। तो NPT क्या कहता है कि 1968 से पहले अर्थात 1967 ईस्वी तक जिसने परमाणु बम बना लिया उसे अपने पास परमाणु बम रखने की इजाज़त है, लेकिन 1967 के बाद कोई परमाणु परीक्षण या परमाणु बम का निर्माण नहीं कर सकता। तो भारत इस संधि को बहुत ही पक्षपातपूर्ण कहता है, इसीलिए इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो ये सारे हैं निरस्त्रीकरण के प्रयास। इसके साथ ही है
कि अभी दो देश जो जिसमें खतरा होता है, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी होता है, उसके बीच भी कुछ बातें होती है, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच भी होता है। एक खास तिथि को भारत अपने सारे हथियारों के बारे में पाकिस्तान को बताता है, पाकिस्तान अपने हथियारों और जो है सैनिक उद्देश्यों को बताता है। तो सारे देश जो हैं अपने हथियारों की जानकारी एक दूसरे को साझा करते हैं, उद्देश्यों को साझा करते हैं, ताकि विश्वास बना रहे, ज़्यादा शंका की स्थिति में एक दूसरे देश पर हमला ना हो जाए। तो इस जो है हमारा पारंपरिक तरीके से यह स्पष्ट होता है कि सैन्य बल से एक देश को दूसरे देश से खतरा है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कटु सत्य है कि इसी सैन्य बल के साथ सुरक्षा भी है। आज बहुत सारे देश परमाणु संपन्न देश हैं, इसी के कारण जो लड़ाई होनी चाहिए भयानक, वो लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि लगता है कि अगर लड़ाई ज़्यादा हद तक जाएगा तो परमाणु बम फेंके जाएंगे और दोनों ही देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी खतरा होगा। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत पाकिस्तान के लोग में केवल भय का माहौल नहीं होता है, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी भय का माहौल हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने निरस्त्रीकरण देखा और यही था पारंपरिक तरीके का अंतिम उपाय। अब चलिए हम लोग चर्चा करेंगे अपारंपरिक तरीके का। सुरक्षा का अपारंपरिक तरीका। अपारंपरिक तरीका का अर्थ हुआ न्यू तरीका। तो सुरक्षा का न्यू जो थिंकिंग है, मॉडर्न जो व्यू है सुरक्षा के बारे में, वो क्या है? मॉडर्न व्यू ये कहता है कि अब मानवता को जो है खतरा केवल सैन्य ही नहीं है, केवल सैनिक से ही नहीं है, केवल युद्ध के समय ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे मानवीय अस्तित्व को चोट पहुंचाने वाले खतरे भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आज के समय में ऐसा नहीं कि युद्ध होगा तभी व्यक्ति मारे जाएंगे, प्रदूषण के कारण भी व्यक्ति मारे जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदा आ रहा है, सुनामी आ रहा है तो उससे भी मारे जा रहे हैं, बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है तो उससे भी व्यक्ति मारे जा रहे हैं। जैसे कि अभी कोरोना है तो कोरोना से काफ़ी लाखों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। तो ये सारे खतरे जो हैं वो अपारंपरिक तरीके में आते हैं। तो अपारंपरिक तरीका जो है वो पारंपरिक तरीका से ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा बड़ा है। अब अपारंपरिक तरीका दो क्वेश्चन पूछता है कि सुरक्षा किसको होना चाहिए, राज्य को या जनता को। अब क्वेश्चन तो लगेगा हंसी सुन करके कि राज्य और जनता तो एक ही बात है, राज्य को सुरक्षा होगा तो जनता को सुरक्षा होगी, जनता को सुरक्षा होगा तो राज्य को सुरक्षा होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य तो सुरक्षित रहता है लेकिन जनता सुरक्षित नहीं रहती है। जैसे किसी देश में अगर गृह युद्ध हो जाता है जिसमें कि बाहरी देशों का हाथ नहीं होता है तो उसमें वहाँ की जनता सुरक्षित नहीं हो जाती है। जैसे श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ तो वहाँ के किसी खास वर्ग के लोगों को काफ़ी दिक्कत हुआ। म्यांमार में बहुत सारे शरणार्थी भाग करके दूसरे देश आए। तो अपारंपरिक तरीका कहता है कि इसमें जनता और राज्य दोनों की सुरक्षा होनी चाहिए, दोनों की रक्षा एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्य को बचाने के चक्कर में जनता को आप पीस दें या जनता को बचाने के चक्कर में राज्य की संप्रभुता पर चोट आए। तो राज्य और जनता दोनों की सुरक्षा जो है वो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, एक दूसरे का वो विरोधी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर विश्व रक्षा की बात होती है और मानवता की सुरक्षा की बात होती है। किसी देश की सुरक्षा ही पारंपरिक तरीका अपारंपरिक तरीका में नहीं है, यहाँ पर पूरे दुनिया की, पूरे मानवता की रक्षा की बात हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि 100 वर्ष में दुनिया के जनता को केवल अपनी सरकारों से ज़्यादा खतरा हुआ है बनिस्पत दूसरे देशों की सरकार से। अर्थात बहुत सारे देश के लोग मारे गए हैं अपने ही सरकार के अत्याचार से या अपने ही देश के किसी दूसरे वर्ग के अत्याचार के कारण, उस पर विदेशी हमला के कारण वो नहीं मारे गए हैं। तो इन सारे चीज़ों को घरेलू हिंसा कहना सही नहीं होगा, गृह युद्ध को रोकना होगा। और भी इस खतरे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अपारंपरिक तरीका जो अपने में सम्मिलित करता है वो है महामारी से भी बचाने का उपाय करना होगा, अकाल से, आपदा से और गृह युद्ध से। तो ये सारे जो खतरे हैं वो केवल एक देश नहीं कर सकता। जैसे अभी कोरोना से निपटने के लिए कोई एक देश सक्षम नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कोई एक देश सक्षम नहीं है, सारे देश को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसलिए अपारंपरिक तरीका से एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर आता है और वो नया कॉन्सेप्ट है विश्व सुरक्षा, वर्ल्ड सिक्योरिटी। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा विश्व सुरक्षा। सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वह है विश्व सुरक्षा। अर्थात अब सुरक्षा सामूहिक हो गई है, कोई भी देश अकेले अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो इसका समाधान एक देश के द्वारा संभव नहीं है
और कभी कभी ऐसा होता है कि गलती कुछ देश करते हैं और उसका खामियाजा दूसरा देश भुगतते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण के कारण होता है, और प्रदूषण ज़्यादा विकसित देश फैलाते हैं, यूरोपीय देश फैलाते हैं, अमेरिका फैलाता है। लेकिन देखिए, जब ग्लोबल वार्मिंग से वाटर लेयर ऊपर उठेगा समुद्र का, तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा, मालदीव 100% समुद्र में समा जाएगा, और मलेशिया की 50% आबादी जो है वो समुद्र में समा जाएगी, समुद्र के तल बढ़ने से उसको प्रभावित होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग में गलती कोई देश कर रहा है, लेकिन उसका खामियाजा किसी दूसरे देश को भुगतना पड़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे चीज़ों से सारे देशों को मिलकर के निपटना होगा। इसलिए विश्व सुरक्षा का कॉन्सेप्ट सामने आया है। आज के समय में ताज़ा तरीन जो उदाहरण है वह है कोरोना एक देश से ही पूरे दुनिया में फैला, और इसको रोकने के लिए अब एक देश नहीं, बाकी सभी देशों को मिल करके टीका का आविष्कार करना होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई एक देश टीका बना लिया तो दूसरे देश को नहीं देगा। अगर दूसरे देश को नहीं देगा तो उसके देश के नागरिक उस देश में आएंगे, किसी दूसरे देश में आएंगे, वहाँ संपर्क में आएंगे, और फिर वो जो प्रयास हैं टीका आविष्कार करके एक ही देश में लगाने का, वो निसफल हो जाएगा। तो कोरोना से पूरे दुनिया को मिल करके लड़ना है। उसी प्रकार पूरे दुनिया का जो फेफड़ा कहलाता है वह है ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के 8 देशों में फैला हुआ अमेजन जंगल से पूरे दुनिया को ऑक्सीजन मिलता है। अगर केवल अमेजन जंगल हटा दिया जाए तो पूरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। और अमेजन जंगल में आए दिन आग लगते रहता है, तो ये आग को बुझाने का काम केवल ब्राज़ील का तो नहीं है, और भी दुनिया के देशों का दायित्व बनता है, सहयोग करते भी हैं। तो ये विश्व सुरक्षा का कॉन्सेप्ट इन सारे कारणों से आया है। पूरे दुनिया को मिलकर के इस पर काम करना होगा। इसी प्रकार हमारा एक और मुद्दा है जो है आतंकवाद अब कोई एक दूसरे देश की चीज़ नहीं रह गई है। आतंकवाद अब पूरे दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। तो चलिए अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, वो है आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जिससे सभी कोई परिचित हैं, और आतंकवादी घटनाओं को हम लोग जब सिनेमा में देखते हैं तो हमारे जो है शरीर में सिहरन हो जाता है। तो आतंकवाद कितना भयानक चीज़ हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ हो गया है। यह भस्मासुर के जैसा हो गया। जिन देशों ने इन्हें बढ़ावा दिया उन्हीं देशों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। अब आतंकवाद कोई एक देश दो देश की चीज़ नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरे विश्वव्यापी हो गया। पहले भारत की बातों पर दुनिया के देश ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन 9/11 की घटना के बाद अमेरिका और पूरे यूरोपीय देश का ध्यान आतंकवाद की तरफ गया है। तो आतंक क्या है? आतंक का मतलब डर, भय फैला करके अपना प्रोपेगेंडा फैलाना, अपना उल्लू सीधा करना, अपने काम निकालना। तो आतंकवाद का मतलब है राजनीतिक खून खराबा। एक दो आदमी जो कोई घटना करता है, हिंसा का काम करता है, उसे आतंकवाद नहीं कहेंगे, उसे साधारण अपराध कहेंगे। लेकिन जब उसे राजनीति का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, जब कोई देश उसे विशेष संरक्षण देने लगता है, हथियार मुहैया कराता है, प्रशिक्षण देता है, तो इस प्रकार के राजनीतिक खून खराबे को आतंकवाद कहते हैं। और आतंकवादी लोग बिना दया के नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो मुंबई हमला हुआ था, किस प्रकार मुंबई रेलवे स्टेशन पर जो है मशीन गन से लगातार लोगों को भून दिया गया था। तो इस तरह का उनके दिल में कोई प्रकार का दया या कोई प्रकार का रहम आतंकवादियों के दिल में नहीं होता है। और इस मामले पर पूरी दुनिया जो है अब एकजुट हो रही है। आतंकवाद आज के समय में सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आतंकवादी ऐसा क्यों करते हैं? आतंकवादी को जब कोई राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था पसंद नहीं होती है तो वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं। कोई राजनीतिक व्यवस्था पसंद नहीं होती, अर्थात कहीं की सरकार उसे पसंद नहीं होती, वो अपनी सरकार चलाना चाहती है, या कहीं की सामाजिक व्यवस्था। अब बहुत सारे जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्हें खुलापन पसंद नहीं है, स्त्रियों का पोशाक पसंद नहीं है, कुछ परंपराएं पसंद नहीं है, तो वो फतवे जारी करते हैं, कहते हैं इस प्रकार के कपड़े आपको नहीं पहनना है, स्कूल कॉलेज आपको नहीं जाना है। तो वो सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और वो भी किन माध्यमों से? बल प्रयोग के द्वारा, अर्थात हिंसा का सहारा लेकर के वो लोगों को डरा करके, जनमानस को आतंकित करके जो है अपनी व्यवस्था, अपना पसंद का चीज़ लोगों पर लादना चाहते हैं। और किन साधनों का उपयोग करते हैं आप लोग सबको वेल नोन है, इसे वेल इंट्रोड्यूस्ड हैं। विमान अपहरण कर लेते हैं, कभी कभी भीड़ भाड़ वाले जगह पे, रेलवे स्टेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, मेला में बम विस्फोट कर देते हैं। 9/11 की घटना तो सबको जानते हैं कि
4 विमानों का अपहरण करके अमेरिका के 2 बड़े बड़े बिल्डिंगों पर हमला किया गया था। तो ये आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। तो इस प्रकार हमारे देश के कई हिस्सों में जो है आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, और केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया के लगभग देशों में आतंकवादी घटनाएं रोज़ होती हैं। कहीं पुलिस, इस पे ज़्यादा शिकार पुलिस होते हैं और साधारण नागरिक होते हैं। तो आतंकवाद से भी निपटना जो है सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके का एक प्रमुख लक्ष्य है। इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर का दूसरा भाग कंप्लीट किया। इस पर एक भाग और बनेगा, एक वीडियो और बनेगा। तो अब तीनों वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखें। अपनी प्रतिक्रिया देने से परहेज ना करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों से हमारे चैनल सोशल साइंस विद सिंप्लिसिटी को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपके सहयोग से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।